नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिनव श्रीवास्तव, स्कैप रोबोटिक्स सेंटर में आपका स्वागत है। और SCL से एक ट्रेनर है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन सब्सक्राइबर भी हैं और उन्होंने एक क्वेश्चन बहुत जेन्युइन पूछा कि सर रोबोटिक्स तो आपने 3-4 वीडियोस बना दिए, लेकिन रोबोटिक्स का मेन पार्ट या मेन पोर्शन जो है अभी तक डिस्कस नहीं किया गया है आपके द्वारा। मैंने पूछा कि मेन पोर्शन तो एक सिस्टम का उसका CPU या प्रोसेसिंग यूनिट होती है, तो आपका जो आशय है वो क्या उसके ब्रेन की तरफ है, रोबोटिक्स के ब्रेन की तरफ? तो उन्होंने कहा हाँ जी सर, रोबोटिक्स के ब्रेन के बारे में कोई वीडियो लाइए। तो मैंने कहा ठीक है। तो आज का वीडियो जो है वो उनको डेडिकेटेड भी है और उनके थ्रू जो क्वेश्चन पूछा है तो उनके थ्रू आपको भी मैं जो है थोड़ा सा उसके बारे में गाइड कर देता हूँ कि क्या होता है। देखिए, जो वीडियोस ये बन रहे हैं, ये वीडियोस टोटली ओवरऑल एक वीडियो लेक्चर का मतलब कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक नहीं है, ये जस्ट उसकी हाईलाइट है, जिससे कि आपको भी पता चले कि कैसे उसको हमें किस डायरेक्शन में पढ़ना है, एक्चुअल में ये चीज़ है क्या। मैंने पहले ही बताया कि रोबोटिक्स के जितने भी संस्थान, मोर देन 80% ऑफ द इंस्टीट्यूट्स जो इंडिया में चलते हैं, छोटे छोटे शहरों में रोबोटिक्स के नाम का जो प्रचार प्रसार होता है, अगर आप उनका कोर्स करिकुलम देखेंगे तो मुश्किल से 3-4 टॉपिक्स को छोड़ के बाकी वो इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल्स में चले जाते हैं, जो कि वायबल नहीं है। एक हम कह सकते हैं कि एक तरीके से ये सत्यापित या उसके एक स्टूडेंट या जो कैंडिडेट उसको जानना चाहता है रोबोटिक्स, उसके प्रति वो सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, एम्बेडेड सिस्टम जैसे टॉपिक्स ही रोबोटिक्स को नहीं बनाते हैं। इसमें मशीन विजन भी आता है, ठीक है, कई टॉपिक्स आते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी आती है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हर चीज़ आती है, क्योंकि दिस इज एन ओवरऑल प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट है। तो बात करते हैं, तो ब्रेन की बात हो रही है, तो ब्रेन जो होता है वो न्यूरो फजी कंट्रोलर्स या NF कंट्रोलर्स कहते हैं इनको, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द ब्रेन ऑफ द मॉडर्न रोबोट्स। उसको चाहे इंडस्ट्रियल भी कह सकते हैं, और बहुत कम जगह जो ह्यूमैनॉइड रोबोट्स का प्रोडक्शन होता है वहां भी कुछ हद तक एडवांस्ड न्यूरो फजी कंट्रोलर्स लगते हैं, ठीक है। तो न्यूरो फजी कंट्रोलर्स के बारे में थोड़ा बता दूं मैं। इसका नाम न्यूरो फजी कंट्रोलर्स क्यों पड़ा, अलग अलग बात करते हैं। तो व्हाट इज फजी लॉजिक? फजी लॉजिक का जो नीड हमारे पास क्यों आई, वो नीड इसलिए आई क्योंकि हमारे पास बाइनरी लॉजिक था, ये पता भी होगा शायद बहुत से लोगों को, आप लोगों को। तो बाइनरी लॉजिक क्या करता था, 0 और 1 में क्लासिफाई करता था हर डेटा को, और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में 0 और 1 मतलब प्योरली ट्रू और प्योरली फॉल्स बहुत कम चीजें होती हैं। तो हमें क्या करना पड़ा, हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो इस 0 से 1 के ट्रांजिशन के बीच में भी कई स्टेजेस या कई स्टेट्स को सेंस करे या कई स्टेट्स को रिकॉग्नाइज करे, ठीक है। जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल लें, तो एक नेम A है, तो A या बॉय A परफेक्टली गुड और परफेक्टली बैड में हम उसको मेजर नहीं कर सकते, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कितने % गुड है, कितने % बैड है, इसके लिए हमें कुछ परसेंटेज डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई अगर ये 0.2% गुड है, 0.2 गुड है, इसका मेंबरशिप फंक्शंस होते हैं, ये इतना, ये मेंबरशिप फंक्शंस की क्वांटिटी बताते हैं कि भाई कितने, किस चीज का कितना इसका प्रभुत्व है। तो अगर कोई चीज अब 0 से 1 के बीच में हमें उसकी रेटिंग देनी है, तो अगर ये बैड की तरफ ज्यादा है, मतलब इस पर्सन के चांसेस जो है वो बैड कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ ज्यादा है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसकी रेटिंग 0 के पास करेंगे, क्योंकि 0 मतलब परफेक्टली बैड, और अगर वो गुड की तरफ उसके चांसेस ज्यादा हैं तो उसकी रेटिंग हम 1 की तरफ ज्यादा करेंगे, जैसे कि 0.8, 0.7, 0.9, ठीक है। तो ये जो आपका ट्रांजिशन है 0 से 1 के बीच में नॉर्मलाइजेशन करने का जो फंडा है, ये फंडा फजी के थ्रू आता है, फजी लॉजिक के थ्रू, ठीक है। तो ये फजी लॉजिक बेसिकली करता क्या है, तो फजी लॉजिक ये डिसीजन मेकिंग का बेसिकली फेनोमेना है कि डिसीजन मेकिंग जो है का काम फजी के थ्रू किया जाता है, और जो 0-1 का बूलियन का हम जो कहते हैं उसको क्रिस्प लॉजिक कहते हैं, ठीक है। बहुत कॉमन और नोन फेनोमेना है, ज्यादातर जो भी इस तरह की चीजों पे हैंडल करते हैं वो मोस्ट ऑफ द पर्सन जानते होंगे इस चीज को।
तो लेकिन अब इनको न्यूरो और फजी को कंबाइन कर दिया गया। क्यों कंबाइन किया गया? न्यूरल नेटवर्क्स जो है होता है और फजी लॉजिक, ये दोनों को कंबाइन किया गया। न्यूरल नेटवर्क्स का मतलब होता है एक ऐसा नेटवर्क जो सपोर्ट करे फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म। फीडबैक मतलब आपने जो काम किया उसकी एरर चेकिंग भी खुद ब खुद हो जाए। इसके लिए बहुत से कंट्रोलर्स आते हैं, सिर्फ पीआईडी कंट्रोलर्स आते हैं, प्रोपोर्शनल इंटीग्रेटेड डेरिवेटिव कंट्रोलर्स, ठीक है। एरर के प्रोपोर्शन के हिसाब से, चाहे उसकी डेरिवेशन चाहे उसके इंटीग्रेशन एरर का निकाल के उसके हिसाब से डिसीजन क्राइटेरिया मीट करते हैं किस तरह से फीडबैक सिग्नल्स को हमें भेजना है, ठीक है। लेकिन वो पीआईडी कंट्रोल अगर और इंटेलिजेंट हो जाए तो वो न्यूरल नेटवर्क, हम कहते हैं न्यूरल कंट्रोल बन सकता है। न्यूरल में सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये रोबस्ट होता है। रोबस्ट का मतलब इजी टू एब्जॉर्ब, इजी टू चेंज विद द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के हिसाब से इसके नेटवर्क्स को हम चेंज कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा क्या है कि इसमें एक फैक्टर होता है जनरलाइजेशन का। जनरलाइजेशन मतलब कि कोई काम हमने किया, उसके हमने कुछ सेट ऑफ रूल्स बना लिए, लेकिन समय आने पर अगर अकस्मात उस रूल को ह्यूरिस्टिक्स के हिसाब से चेंज करना हो तो वो चेंज कैसे हो पाएगा भी कि नहीं हो पाएगा, ये फेनोमेना जनरलाइजेशन के अंदर है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो रूल्स हैं वो रूल्स जो हैं वो कंडीशन के हिसाब से चेंज हो पाए। तो वो रूल्स जो कंडीशन के हिसाब से चेंज हो पाए, मतलब डायनेमिक अपडेटिंग हो उसकी, तो वो जनरलाइजेशन भी न्यूरल नेटवर्क में हो जाता है। नेक्स्ट है लर्निंग कैपेसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। लर्निंग कैपेसिटी सीधा इसका मतलब जनरलाइजेशन की तरफ ही है। इसका आउटपुट जनरलाइजेशन ही आता है कि वो एनवायरनमेंट से लर्न करने की कैपेबिलिटी रखता है। मैंने इससे पहले मशीन इंटेलिजेंस का एक टॉपिक का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारे सेंसरी इनपुट्स आते हैं उनको वेटेज के हिसाब से उनको ऐड किया जाता है और एक इनपुट स्टिमुलाई बनाई जाती है, ठीक है। उस इनपुट स्टिमुलाई को फिर हम थ्रेशोल्डिंग करते हैं, देखते हैं कि इसका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल बेसिक थ्रेशोल्ड से ज्यादा है कि नहीं, फिर एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं और फाइनली जाके आपका आउटपुट निकलता है, ठीक है। यह पहले मशीन इंटेलिजेंस नाम के वीडियो में बता चुके हैं। तो वो सब जो आपका डायनेमिक अपडेटिंग होती है इसी लर्निंग कैपेसिटी के थ्रू होती है। कई तरह की कैपेसिटी लर्निंग एल्गोरिथम्स होती है, जैसे कि हैबियन लर्निंग होती है, स्टीपेस्ट ग्रेडियंट डिसेंट मेथड होता है, ऐसे कई तरीके की लर्निंग एल्गोरिथम्स होती हैं। तो वो सभी लर्निंग एल्गोरिथम्स जो है यहाँ पर काम करती हैं, किसमें? न्यूरल नेटवर्क में। तीनों पॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए कि व्हाई न्यूरल नेटवर्क हैज बीन टेकन, कि इंस्पायर्ड कि हमारे पास पीआईडी कंट्रोल पहले से था। तो ये तो बात हो गई आपकी कि न्यूरल नेट, अच्छा, इस फजी कंट्रोल्स, फजी सिस्टम से क्या मिलता है आपको? डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी मिलती है। और न्यूरल नेटवर्क से क्या मिलता है? न्यूरल नेटवर्क आपको क्या देता है कि एक चेन ऑफ नेटवर्क्स देता है, कैसे उस डिसीजन को हम आउटपुट तक ले जाएं, जिससे कि हमारा डिजायरेबल आउटकम आए और हमारा एरर, जो डिफरेंस होता है डिजायर्ड आउटपुट और कंप्यूटेड आउटपुट का, वो मिनिमाइज हो पाए, ठीक है। बेसिकली ग्रेडियंट डिसेंट लर्निंग भी इसी तरफ ही ध्यान देती है और पीआईडी कंट्रोल भी लगभग इसी तरफ ध्यान देता है, लेकिन इसमें पीआईडी कंट्रोल से एक्सटेंशन है न्यूरल नेटवर्क, उसको इम्प्लीमेंट करने का। चलिए अब बात करते हैं कि न्यूरो फजी कंट्रोलर का बेसिक क्या होगा भाई। तो बेसिक की बात करें तो बेसिक इस तरह से कुछ, ये दिस इज द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ न्यूरो फजी कंट्रोलर, ठीक है। दैट इज द डायग्राम ऑफ न्यूरो फजी कंट्रोलर। बेसिक डायग्राम की बात कर रहे हैं, अभी किसी स्पेसिफिक कंट्रोल की बात नहीं कर रहे हैं। तो बेसिक डायग्राम में देखिए डेटाबेस, नॉलेज बेस। अब नॉलेज बेस डेटाबेस में क्या है? नॉलेज बेस में आपका एक्सपर्ट सिस्टम या किसी एक्सपर्ट के द्वारा दी गई राय के हिसाब से जो बेस तैयार किया जाए डेटाबेस, वो दैट इज द कंप्यूटर नॉलेज बेस। और डेटाबेस में सभी कुछ होगा, जैसे कि आपके घर में अगर एक अचार भी है, पापड़ भी है और मच्छरदानी भी है और बेड भी है, तो पर्टिकुलर केस सपोज आप जो सिस्टम बना रहे हो वो फूड ईटिंग से रिलेटेड है आपका, तो उसमें आपका बेड तो काम नहीं आएगा, उसमें काम आएगी ईटिंग मटेरियल्स। तो ईटिंग मटेरियल्स उस बेड के बेस, मतलब ओवरऑल डेटा बेस से उस बेड के बेस को निकाल लिएगा, दैट कॉन्स्टिट्यूट द नॉलेज बेस। और फिर वो नॉलेज बेस के जो है वो कई प्रोसेस में जाता है, इसीलिए, ठीक है। फिर फजिफिकेशन और डिफजिफिकेशन, इन्फेरेंस इंजन, और उसके बाद दैट इज द एलिमेंट्स ऑफ द प्रोसेस कंट्रोल। तो अब बात यहाँ करते हैं कि उस नॉलेज डेटाबेस बड़ी चीज है, उससे नॉलेज बेस निकाला गया, फजिफिकेशन के लिए दिया गया। फजिफिकेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ द क्रिस्प
लॉजिक इनटू द फजी लॉजिक, जो आपका क्रिस्प सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनको मेंबरशिप फंक्शन के हिसाब से उसका फजिफिकेशन कर देना, फजी लॉजिक में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद किसी रूल के हिसाब से जो कन्वर्ट किया जाएगा वो रूल इन्फरेंस प्रोसीजर के थ्रू कहलाएगा। और उसके बाद हमें एक्चुएटर्स, फाइनली एक्चुएटर्स में हमें जाना, एक्चुएटर क्या मतलब जो वर्क करता है, तो फाइनली हमें एक्चुएटर पे जाना है। तो एक्चुएटर के लिए वापस हमें वही लॉजिक चाहिए जो मशीन फॉलो करती है। तो वो लॉजिक कौन सा होता है, वो लॉजिक होता है डिजिटल लॉजिक। तो डिजिटल लॉजिक वापस बाइनरी में 0-1 में चाहिए, तो वापस हमें चीज को क्रिस्प में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से जो आउटकम आएगा दैट इज द फजी सेट, ठीक है। यहाँ से जो आउटकम आएगा दैट इज द फजी सेट, और यहाँ पे वापस जो आउटकम आएगा दैट इज द क्रिस्प सेट, ठीक है। डिजिटल डेटा, क्यों डिजिटल डेटा, क्योंकि यहाँ पर वापस 0 और 1 में हमें चाहिए, ठीक है। और फजी सेट यहाँ पे आपका इन्फरेंसेस रूल होंगे, फजी रूल्स लग जाएंगे उसमें, ठीक है, रूल सेट। चलिए इसके बारे में और ज्यादा आप जब डिटेल में इसके बारे में फुल लेक्चर्स या हमसे आप जुड़ेंगे स्कैप रोबोटिक्स के माध्यम से, तो उसके बारे में अभी और बहुत कुछ है। ये तो सिर्फ एक सांकेतिक लेक्चर में आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि कैसे ब्रेन काम करता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर एक्चुएटर में चूंकि डेटा जो है वो डिजिटल डेटा है, और एक्चुएटर आपका जो है वो डिजिटल डेटा ही लेता है, इसलिए क्रिस्प सेट में हमें डिफजिफिकेशन करना पड़ा। एक्चुएटर्स में आया प्रोसेस पे चलाना, प्रोसेस हुआ, प्रोसेस के बाद वो सही है या नहीं, कितना हमें चेंज करना है, वापस देखिए सेंसर पे चला गया। और अगर हम मैकबर्ग पिट मॉडल, आपका एमपी मॉडल से कहते हैं, अगर वो एमपी मॉडल फॉलो करें तो उसमें भी पहला एलिमेंट जो था x1 x2 x3 क्या थे आपके सेंसर्स के द्वारा इनपुट थे। तो वो सेंसर्स के द्वारा इनपुट दोबारा फजिफिकेशन इंटरफेस में जा रहे हैं, क्योंकि ये फीडबैक मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, ठीक है। द मेन थिंग इज इट फॉलोज द फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये तो एक ये दिस इज द फजी कंट्रोलर। तो यहाँ पे दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग थी, इतना पोर्शन फजी कंट्रोलर है। अब न्यूरो, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे देखिए, दिस इज द फजी कंट्रोलर। और ये पार्ट को छोड़ दिया गया क्योंकि ये पार्ट जो है वो नेटवर्क आर्किटेक्चर के अंदर आएगा, किस तरह से एक्चुएटर सिग्नल्स को प्रोसेस को देते हैं और किस तरह से प्रोसेस इस सिग्नल को सेंसर्स तक पहुंचाता है। फीडबैक मैकेनिज्म जो है कुछ सेंस करने के लिए कि डेटा हमने जो दिया है, जो वर्क हुआ है वो सही है कि नहीं। तो ये आर्किटेक्चर जो है वो न्यूरल नेटवर्क के थ्रू गवर्न होगा। तो ये न्यूरल नेटवर्क और ये फजी कंट्रोलर, तो न्यूरो फजी कंट्रोलर बन गया, ठीक है। अब बात करते हैं आगे चल के कि कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। न्यूरो फजी सिस्टम्स कितने तरीके के, 2 तरीके के होते हैं, कोऑपरेटिव एंड कॉन्करेंट, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है जिसको कहते हैं हाइब्रिड, ठीक है। पहले हम कोऑपरेटिव और कॉन्करेंट की बात कर लेते हैं। कोऑपरेटिव में क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क और फजी सिस्टम तो अलग अलग सिस्टम मान के हम चलते हैं, कोई इसमें मिक्सिंग नहीं होती है। और न्यूरल नेटवर्क का जैसे ही मैंने कहा कि ये नेटवर्क स्थापित करता है और ये क्या करता है, लॉजिक बनाता है। दैट इज द नेटवर्क बिल्डिंग एंड दैट इज द लॉजिक बिल्डिंग। लॉजिक बिल्डिंग का काम क्या होता है, आपका फजी सिस्टम का होता है, न्यूरल नेटवर्क का काम नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स को फॉलो या मेंटेन करना होता है। तो ये तो अलग अलग सिस्टम की तरह काम करते हैं। लेकिन कॉन्करेंट में फजी और न्यूरल नेटवर्क आपस में मिले हुए होते हैं, मतलब एक यूनिट में न्यूरल नेटवर्क में लॉजिक बिल्डिंग भी होगी और उसी में नेटवर्क एनालिसिस भी होगी। सेकंड यूनिट में भी लॉजिक बिल्डिंग भी होगी और नेटवर्क एनालिसिस भी होगी। ये दिस इज कॉन्करेंट इज द ऑब्वियस सी बात है, पैरेलल एग्जीक्यूशन है तो ज्यादा फ्रूटफुल होगा, यूटिलिटी ज्यादा होगी, स्पीड अप होगा। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे आपको कॉन्करेंसी का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई जो आपका प्रोसेस जो है वो डेडलॉक में ना फंसे या एक की फंक्शनैलिटी दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स अलग अलग नहीं है, न्यूरल की और फजी की, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर है तो कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन, तो इसका जो आपका मल्टीपल प्रोसेस सेम टाइम पे एग्जीक्यूट करेंगे, आपका एफिशिएंसी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ दिस इज कॉस्टली सिस्टम, दिस इज लिटिल बिट इजियर, दिस इज लिटिल बिट चीप। लिटिल बिट मैंने कहा क्योंकि ये एक ब्रेन की बात कर रहे हैं तो कॉस्टली तो हर चीज ही होगी, लेकिन ब्रेन की बात कर रहे हैं तो ये लिटिल बिट चीप एंड दिस इज लिटिल बिट हायर ऑफ कॉस्ट, क्योंकि यूनिट इंटीग्रेटेड यूनिट है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कौन कौन से एनएफ कंट्रोलर्स अभी तक पढ़ाए जाएंगे, आपने पढ़े हैं या कभी नाम सुना है। उसमें है फाल्कन, FALCON, फाल्कन फजी एडाप्टिव लर्निंग कंट्रोल नेटवर्क। दूसरा एनफिस, ANFIS, एडाप्टिव नेटवर्क बेस्ड फजी इन्फेरेंस इंजन, इन्फेरेंस सिस्टम।
गैरिक जनरलाइज्ड अप्रोक्सीमेट रीजनिंग बेस्ड इंटेलिजेंस कंट्रोल, नेफकॉन न्यूरोनल फजी कंट्रोलर, फिनसेट फजी इन्फेरेंस एंड न्यूरल नेटवर्क इन फजी इन्फेरेंस सॉफ्टवेयर, सॉनफिन सेल्फ कॉन्स्ट्रक्टिंग न्यूरल फजी इन्फेरेंस नेटवर्क। ये जितने भी 6 और अभी 2 इसके अलावा और जो रिसेंटली डेवलप हुए हैं, ये सारे इनके आर्किटेक्चर्स हम आपको डिटेल जब आप वो पढ़ेंगे, डिटेल्स आप जाएंगे रोबोटिक्स की, हमारे पास आप जब आएंगे इनके बारे में जानने, तब इनके बारे में डिटेल्स आपको बताई जाएंगी। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि कैसे हमने, अच्छा इनमें डिफरेंस क्या होता है, क्यों इनको डिस्टिंग्विश किया गया इतने पार्ट्स में, क्योंकि आपका जो न्यूरो फजी कंट्रोलर होता है दैट इज द बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द रोबोट। जैसे कि मेडिसिनल पर्पज से एक रोबोट यूज हो रहा है उसके लिए अलग है, एक वॉर के लिए यूज हो रहा है उसके लिए अलग है, ठीक है, और किसी स्पेसिफिक पर्पज से कि आपका बॉयलर्स के आसपास के थर्मल थ्रेशोल्डिंग के लिए यूज हो रहा है तो उसके लिए रोबोटिक्स अलग है। तो रोबोटिक्स के चूंकि वो उसी हिसाब से उसका ब्रेन डिजाइन होगा, इसके स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज के हिसाब से इनके 6 से 8 कैटेगराइजेशन किया गया है। इन सबकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन सबके अपने अपने फॉर्मुलेशन प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल एक ही रहेगा, बेसिक प्रिंसिपल वही है आपका, जो कि आपको क्या चाहिए, न्यूरल नेटवर्क चाहिए किसके लिए, नेटवर्क कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, और फजी चाहिए किसके लिए, डिसीजन बेस्ड कंट्रोल के लिए। अब बात करते हैं कि एक हाइब्रिड भी आता है। व्हाट इज हाइब्रिड? हाइब्रिड में क्या होगा, दोनों ही प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन साथ में इसमें क्या होगा, उसमें डिसीजन मेकिंग सिर्फ फजी का ही एक पार्ट नहीं रहेगा कि डिसीजन मेकिंग सिर्फ फजी की ही जिम्मे है। डिसीजन मेकिंग जो है न्यूरल नेटवर्क अपने आप में भी कर सकता है बाय द मीन्स ऑफ ह्यूरिस्टिक लर्निंग टेक्निक्स। अब ह्यूरिस्टिक लर्निंग टेक्निक्स आप सभी जानते हैं, बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस या पास्ट एक्सपीरियंसेस। अब पास्ट एक्सपीरियंसेस को कैसे मेजर किया जाएगा, तो पास्ट एक्सपीरियंसेस को मेजर करने के लिए हम ऑटोमेटा तक जाते हैं। ऑटोमेटा में क्या स्टेट्स बनती हैं, उन स्टेट्स की रिकॉर्डिंग होती है जिससे कि हमें पास्ट उसके सोचने की मेंटालिटी और उसके आउटकम का हमें रिजल्ट पता चलता है। ऑटोमेटा में भाई हम क्या करते थे, स्टेट्स बनाते थे, और स्टेट्स का मतलब क्या होता था कि ट्रांजिशन दिखाते थे इस स्टेट से इस स्टेट, मतलब अब ये सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है। तो इस तरह से उसका एक सीक्वेंस की रिकॉर्डिंग हम करते थे, ट्री बनता था, डिसीजन मेकिंग ट्री, ठीक है, ये पार्सिंग ट्री कह सकते हैं, हम लमसम बात कर रहे हैं। तो उस ट्री के हिसाब से हम उसको आउटपुट को रिकॉग्नाइज करते थे कि आउटपुट हमारा क्या आ रहा है। तो वो आउटपुट जो है वो मैप हो जाएगा, वो सेव होगा, उस आउटपुट के बेसिस पर हमें डिसीजन मेकिंग भी न्यूरल नेटवर्क के थ्रू ही कराएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि फजी लॉजिक इसमें नहीं काम करेगा, फजी लॉजिक भी काम करेगा, लेकिन डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी का जिम्मा जो होगा वो 2 चीजों पे होगा, एक फजी लॉजिक पर तो होगा ही, साथ साथ में न्यूरल नेटवर्क पर भी होगा, ह्यूरिस्टिक लर्निंग स्ट्रेटजी को जो फॉलो करेगा। अब बात करते हैं आगे किस तरह से कुछ नेटवर्क किस तरह से मॉडल होगा। तो मॉडल होने का तरीका ये है कि कुछ बेसिक लेयर 5 तक जाता है, अगर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो लेयर भी बढ़ जाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेयर 1 से। आपका इनपुट स्टिमुलाई आया, इनपुट स्टिमुलाई सेंसर के थ्रू गया, तो इनपुट लिंग्विस्टिक नोड्स। लेयर 2 में इनपुट टर्न मॉड्यूल्स, मतलब जो है रिफाइनमेंट और वो उसके मॉड्यूल्स का कि भाई वो मॉडल और किस किस से जुड़े हैं, किस किस से रिलेशन है, तो वो मॉडल आइडेंटिफाई कर लिए गए। थर्ड में रूल नोड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिसीजन मेकिंग यहाँ होती है इस नोड पर, इस नोड पर डिसीजन मेकिंग होती है बेसिकली, क्योंकि रूल नोड्स है, यहाँ पे आपके फजी सेट रूल्स, यहाँ पे इस लेयर पे आपके फजी सेट रूल्स आएंगे, ठीक है। और ये फजी सेट रूल्स ही जो है आगे के आउटपुट, इनपुट से आउटपुट के ट्रांजिशन का जरिया बनेंगे। इन रूल्स के हिसाब से लेयर 4 डिजाइन होगी, और लेयर 4 के बाद लेयर 5 एट द कन्वोल्यूट आउटपुट लिंग्विस्टिक नोड्स, दैट इज द फाइनल आउटपुट लिंग्विस्टिक नोड्स, ठीक है, दैट इज द लेयर 5, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात चीज देखिए आप कि इस बाकी किसी भी लेयर पर बाई डायरेक्शन एरोज नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए लेयर 5 में बाई डायरेक्शन एरोज भी जा रहे हैं। कौन कौन से, ये देखिए, दिस इज द बाई डायरेक्शन एरो, दिस इज द बाई डायरेक्शन, दिस इज द बाई डायरेक्शन एरो। ये क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें आउटपुट से फीडबैक लेना है, तो फीडबैक जो है वापस लेयर 4 पे आएगा, ठीक है। कभी कभी कुछ नेटवर्क्स, रिकरेंट नेटवर्क्स होते हैं, उसमें क्या है, आप कह सकते हो भाई जाके सीधे आपके इनपुट स्टिमुलाई X1 के साथ में फीडबैक आना चाहिए, लेकिन मोर रिफाइनमेंट, मोर हमें ज्यादा ट्रेवर्सल ना करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा लेयर ट्रेवर्सल होगा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम भी बढ़ेगी। तो कॉम्प्लेक्सिटी को घटाने के लिए हम इमीडिएट, कभी कभी क्या करते हैं, इमीडिएट लेयर पे भी फीडबैक सिग्नलिंग हम कर लेते हैं।
मोस्ट ऑफ द पीआईडी कंट्रोलर्स इसी बेसिस पर अपना वर्क करते हैं, इसलिए आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों मिनिमाइज होती है, इसीलिए इमीडिएट लेयर पे इसका फीडबैक सिग्नल जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट बात, लेयर 3 पे रूल नोट होते हैं। अब जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, रिलेशंस बढ़ेंगे, वैसे वैसे लेयरिंग भी बढ़ जाएगी। दिस इज द बेसिक लेयर्स फॉर द एनएफ कंट्रोलर, न्यूरो फजी कंट्रोलर्स। अब बात करते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हम आते हैं कुछ 3 चीजों पर। सबसे पहला तो आपका, अगर हम छोड़ दें एक चीज को, तो वो है परसेप्ट्रॉन मॉडल। कैसे परसीव किया जाएगा, वो परसेप्ट्रॉन मॉडल कहलाता है। तो वो तो आवश्यक ही है पढ़ना, उसको वो तो करना ही करना है। उसके परसेप्ट्रॉन मॉडल के अलावा यहाँ पे मैं ये जो आपका परसेप्ट्रॉन मॉडल जो है, दैट इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दिस न्यूरो फजी कंट्रोलर। कैसे परसीव करेंगे, और उसके अलावा क्या है, आपको गेट्स का इम्प्लीमेंट कैसे होगा। एमटी मॉडल, मैकबिल पुट्स मॉडल, जो पिट्स मॉडल जो है आपका, इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको गेट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। गेट्स में कैसे थ्रेशोल्डिंग या नैंड, नॉर, ज़ोर और एंड और नॉट कैसे गेट्स बनेंगे, वो यहाँ पे एमटी मॉडल का रियलाइजेशन ऑफ गेट्स होगा। गेट्स का फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ एमपी मॉडल, ठीक है, या न्यूरल मॉडल के या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में गेट्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसका लॉजिक जो है वो यहाँ पे आएगा। सेकंड है आपका फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी सेल। एक मेमोरी सेल बनेगा कैसे, एमपी मॉडल में उसका एक्टिवेशन फंक्शन, इन सब चीजों का जो हमने आर्टिफिशियली न्यूरल बनाया था, किसमें, इससे पहले वाले आपके मशीन इंटेलिजेंस के वीडियो में, तो उसमें एक मेमोरी सेल कैसे बनेगा, लॉजिक से उसकी स्टडी होगी। नेक्स्ट है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन फॉर एक्टिवेशन डायनेमिक्स। एक्टिवेशन डायनेमिक्स मतलब जो एक्टिवेशन पोटेंशियल है वो जनरेट कैसे होगा, जिससे कि जो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल को फायर करे और वो सिग्नल प्रोपोगेट करे, तो वो कैसे होगा, इसकी स्टडी जो होगी वो आपकी इसमें आएगी। उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग की जाएगी कि हर चीज का इम्प्लीमेंटेशन मैथमेटिक्स से होता है, फिर उसका फॉर्मुलेशन होता है रियल वर्ल्ड में, जब उसका सक्सेस रेट हायर आता है। तो इन सब के बाद आपको ये चीजें, ये 3 या 4 चीजें हम मान के चलें, ये इनके बिल्डिंग ब्लॉक में आएंगी कि रियल में न्यूरो फजी कंट्रोलर्स का इम्प्लीमेंटेशन होगा कैसे। तो पहले अब ये दिस इज द समेशन पार्ट कि न्यूरो फजी कंट्रोलर होता क्या है। बिल्डिंग ब्लॉक के लिए ये 3-4 चीजें आपको और देखनी पड़ेंगी। तो दिस इज जस्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो, मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, इससे आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क बन जाए कि आखिर रोबोट का या किसी भी मशीन का ब्रेन को वर्क करने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है, आर्टिफिशियली किसी ब्रेन को कैसे हम बनाने का सोच सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल ब्रेन जो एक बहुत बड़ी चीज नहीं है, बनाया है हम इंसानों ने ही है। मॉडलिंग करने का तरीका क्या है, किस अप्रोच के साथ हम मॉडल करेंगे, दिस इज द थिंग, ठीक है। तो इस वीडियो के साथ नमस्कार।